वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने लेक्चर ज़रूर सुना होगा, क्योंकि मैं व्यू करती हूँ जिन बच्चों के कमेंट्स में रोल नंबर होते हैं वो वन आउट कर लेती हूँ रजिस्टर्स के ऊपर। तो बेटा ऐसे है कि आपकी वो जो C++ की बुक है उसी से ही हमने पढ़ना है, यही आपकी हाउ टू प्रोग्राम, ठीक है, इसी से ही पढ़ना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों को बेसिकली बताने की ज़रूरत है, वो उस बुक में नहीं है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आप लोग यहाँ से नोट्स बना लें, थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशंस करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी कंसेप्ट लेंगे, दैट्स इट। हाँ जी, भी सबसे पहले जो चीज़ आती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। ठीक है, ये तकनीक है, चैप्टर नंबर 1 ही है, ये बुक मैं आप लोगों के साथ GCR पे शेयर कर देती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग दी बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना, वो एक ऐसा तरीकाकार होता है जिससे हम चीज़ की शनाख्त कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम को फाइंड करें और उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो आपके पास आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका प्रोग्राम, फिर एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। तो सब वन बाय वन देख लेते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। आपका जो प्रोग्राम होता है ना, वो चीज़ ये होता है कि वो इंस्ट्रक्शन होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब एक जुर्मट होता है, एक पूरा सेट होता है हदायत का, दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, क्या करना है कंप्यूटर। देखिए, प्रोग्राम लिखेंगे तो कंप्यूटर को पता चलेगा ना इसके ऊपर क्या काम करना है। मैं अगर कोई फाइल ओपन की है, उसके ऊपर कोई काम नहीं करूँगी तो पता क्या चलेगा कंप्यूटर को कि किस सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या काम कर रहे हैं और उसमें कैसे काम करना है। सो जो पर्सन इसको डेवलप करता है प्रोग्राम को, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। मैंने लिखा है, आपने लिखा है, कोई भी लिख सकता है, तो उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी, बस मेरा मेन पर्पज़ है आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना। एल्गोरिथम एंड सूडो कोड। हाँ जी, एल्गोरिथम्स और सूडो कोड क्या होते हैं? एल्गोरिथम जो होता है ना बेटा, वो आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बात तो वही है, तीनों ने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके प्रोग्राम ने भी, एल्गोरिथम ने भी, और आपका जो लास्ट पे फ्लो चार्ट है उसने भी। तो जो एल्गोरिथम है वो एक स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, उसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हम इसके अंदर जो यूज़ करते हैं, स्पेशल वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, सिंपल इंग्लिश की फॉर्म में यूज़ करते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम। आपकी जो गिवन प्रॉब्लम दी जाती है, आपने क्या करना होता है, उसको एक सिक्वेंशियल फॉर्म में काम करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है ना एल्गोरिथम, और इसको हम सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं। तो जो एल्गोरिथम लैंग्वेज यूज़ करते हैं लिखने के लिए, दिस इज़ द सिमिलर टू द इंग्लिश, दिस इज़ कॉल्ड सूडो कोड। सूडो कोड में 2 पार्ट्स होते हैं, लॉजिक डिज़ाइन होती है और कोडिंग होती है। सो ये चीज़ें आपका पार्ट है, इसको देखें गौर से। इन दिस पार्ट द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिथम इज़ डिज़ाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लॉजिक डिज़ाइन करते हैं किसी भी प्रोग्राम की, वी स्पेसिफाई डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड सॉल्व द प्रॉब्लम, और हम इसके अंदर लॉजिक बना देते हैं। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स को सोल्व करते हो, ठीक है, आप अपनी लॉजिक से काम कर रहे होते हो। अब लोगों को मल्टीप्लाई करने के बड़े ट्रिक्स आते हैं, उनकी कितनी सारी लॉजिक्स हैं। कोडिंग, इन दिस पार्ट द एल्गोरिथम इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम। सो यहाँ पे जो पार्ट है, इसमें क्या होता है, आपका जो एल्गोरिथम होता है वो प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। अभी अपनी लॉजिक होती है ना, मैंने एक कॉपी वर्क किया है, रफ सा डिज़ाइन बनाया है, अभी मैंने उसके ऊपर एक्चुअली प्रोग्राम नहीं लिखा, तो कोडिंग के अंदर हम उसको प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो ये आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, देखिए जी, एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इनपुट 2 नंबर्स, कैलकुलेट सम एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ स्क्रीन। अच्छा, अगर मैं एल्गोरिथम हम राइट करना होता है, अभी कॉपी वर्क है, ठीक है, ये आपका
एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ये कोई आपका प्रोग्राम नहीं है। अब जैसे कि मैथमेटिक्स की आपको दे देते हैं कि 2 नंबर लें और उसको जमा करें और उसके जो भी डिस्प्ले करवा दें उसको आप हाईलाइट कर देते हैं ना, ये इसका आंसर है। तो इसमें भी ऐसे ही काम है, हमने पहले हमेशा स्टार्ट करना होता है, ठीक है। प्रोग्राम का स्टार्ट होता है, मतलब आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स लिए, इनपुट करवाई ए, इनपुट बी, मतलब 2 आपके नंबर्स आ गए। फिर टोटल भी तो करवाना है ना, हमारा मेन पर्पज़ क्या है, 2 नंबर्स को सम करवाना और डिस्प्ले करवाना। टोटल इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, फिर उसको डिस्प्ले करवा देना, देन क्या होगा एग्ज़िट। देखिए एक काम करते हैं, स्टार्ट और उसका एंड भी होना। इसी तरह अगर हम C++ के अंदर, मतलब कोडिंग के अंदर ना, प्रोग्राम के अंदर हम लिखते हैं, हम इसके अंदर ऐसा सिंपल सी सादी मतलब फॉरवर्ड पावर नहीं डालेंगे। अब प्रोग्राम लिखा है कि एल्गोरिथम लिखें इनपुट टू रेडियस, इनपुट रेडियस ले फ्रॉम द यूज़र, किससे भाई, यूज़र से। यूज़र मतलब कोई भी रन टाइम पे वैल्यू ऐड करे और वो उसको कैलकुलेट करे, एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। आप लोगों को फार्मूला तो आता है ना एरिया का, एरिया इज इक्वल टू 3.14 r² होता है ना। तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर जो है ना आपका, उसको स्क्वायर की समझ नहीं आ रही होती, तो C++ के अंदर हमने इस तरह लिखना होता है। ये स्टैटिक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फिर रेडियस, फिर मल्टीप्लाई, फिर रेडियस। तो इनपुट लिया रेडियस इन आर, एरिया आपका फार्मूला लगाया और प्रिंट एरिया हो गया, दैट्स इट। इसी तरह आप ये आपकी स्पीड का फार्मूला जो है वो लगा हुआ है, तो आपको बता रहे हैं कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें मीटर पर सेकंड में, s इज़ इक्वल टू वी टी, वेयर s इज़ इक्वल द डिस्टेंस ट्रेवल, जो आपकी स्पीड है उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। स्टार्ट इनपुट एवरेज स्पीड इन v, आपने इनपुट लिया मतलब कि वैल्यू ऐड करवानी है। इनपुट टाइम इन t, s इज़ इक्वल टू v क्रॉस t, आपको पता ही है ना ये फार्मूला होता है। प्रिंट क्या करवाना है, s करवाना है। इसी तरह आप कह रहे हैं कि 50 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो प्रोग्रामिंग की टर्म में हम तो वैसे 1 2 3 4 से लिखना स्टार्ट करते, इतनी लंबी कौन काउंटिंग करे। तो प्रोग्राम ना हुआ अगर इसी तरह ही काम करना है मैनुअली। स्टार्ट होगा सम इज़ इक्वल टू 0, अभी कोई वैल्यू नहीं है, n इज़ इक्वल टू 0, रिपीट स्टेप 5 एंड 6, तब तक 5 और 6 रिपीट होंगे वाइल जब तक n लेस देन और इक्वल टू 50 होगा। तो इस चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल इसको समझाने के लिए एग्जांपल दी थी कि एल्गोरिथम इस तरह के होते हैं। जी बेटा, अब आता है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, फ्लो एंड चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट 2 चीज़ों का कम्बिनेशन है, एक तो फ्लो बताएगा उसकी डायरेक्शन किधर है, और एक चार्ट, मतलब चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इससे समझ आ गया कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये आपकी जो प्रॉब्लम है, ये उस प्रॉब्लम का कोई चार्ट की फॉर्म में, डिज़ाइन की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में सॉल्यूशन है। A chart consists of different symbols to display information about any program। तो फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन हुई, फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसका, जो इससे पहले वाला पॉइंट देखा है उसका। तो फ्लो चार्ट से हमें बड़े इजीली समझ आ जाता है। आप लोगों ने बेटा इसको कॉपी पेंसिल लेनी है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो बता रही हूँ, डेफिनेशंस लिखें, फ्लो चार्ट के सिंबल्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट आउट कर लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं। फ्लो चार्ट सिंबल, फ्लो चार्ट यूजेस सिंपल सिंबल्स टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट है और आउटपुट, इनपुट करवानी है, आउटपुट शो करवानी है, उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, हम कहते हैं ना ऐड करना तो प्लस यूज़ करना है, सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस यूज़ करना है, इंटीग्रेशन करवानी तो इंटीग्रेशन का सिंबल आप यूज़ करते हो, समीशन करवानी तो समीशन का सिंबल यूज़ करते हो। तो इसी तरह बेटा इसमें भी ऐसे ही है, हमने कोई इनपुट करवानी है या आउटपुट करवानी तो फ्लो चार्ट में हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं। पैरेललोग्राम है ना, ये रेक्टेंगल तो नहीं है ना, थोड़ी सी तिरछी है। पैरेललोग्राम सिंबल इज़ अ यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट स्टेप।
तो हम ये जो वैल्यू होती है इनपुट यूज़र से लेते हैं और आपकी जो आउटपुट होती है वो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है। सो हमने ये सिंबल्स यूज़ करने हैं कॉपी पेंसिल वर्क के ऊपर। जब हम करते हैं तो ये सिंबल्स हमने ड्रा करने होते हैं। प्रोसेस, हाँ जी, जो इसके ऊपर अब काम होगा, लाइक इनपुट नंबर ले लिया, ए ले लिया, बी भी ले लिया। अब उन दोनों को जमा करने के लिए ना हम मतलब उनको अलग रिप्रेजेंटेशन करने के लिए है, पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है ना रेक्टेंगल बॉक्स है। अब यहाँ पे कोई प्रोसेस है, यहाँ पे कोई सीपीयू का काम चल रहा है। रेक्टेंगल सिंबल इसके लिए यूज़ करते हैं। लाइक मैंने जमा करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कोई भी प्रोसेस चलाना है, कोई भी मैथमेटिकली काम करना है, तो यहाँ पे सम हो रहा है। सिलेक्शन के लिए हम डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। सिलेक्शन सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सिलेक्शन, मतलब एक कंडीशन। इफ़, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर मेरा काम आगे जाना ट्रू है तो ये लूप चलती जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स करवा देगा। इस तरह की सिचुएशन में हम डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। कंडीशंस जहाँ पे लगाते हैं ना, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं है तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एल्स, सो ये 2 ही डायरेक्शंस हैं जिसमें या ट्रू होगी कंडीशन या फिर बेटा आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवल सिंबल यूज़ करते हैं। ओवल सिंबल रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। बाकी लाइंस की डायरेक्शंस, फ्लो, देखिए भाई आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, रास्ता बना होगा तो जाएंगे ना, तो समझ लें स्टार्ट से एंड तक जाना है, तो ये फ्लो लाइंस की बेस पे ही तो जाना है हमने। एरो सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द फ्लो चार्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस। इस तरह की होती है ना, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। कनेक्टर सिंबल होता है। सर्कल सिंबल इज़ यूज टू कंबाइन डिफरेंट फ्लो लाइंस। आपका जो ये वाला सर्कल है ना, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट फ्लो लाइंस को। जैसे ये वाली है, इसके दरमियान में लगा दो तो ये पता चला लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम पे जा रहा है। इट इज़ यूज टू 2 और मोर फ्लो सिंबल्स कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मूव टू 1 डायरेक्शन। याद रखें कि आप चारों तो लगा रहे हैं, जितने मर्जी लगाएं लाइंस, ठीक है, लेकिन एट द टाइम तो हम एक ही साइड पे मूव कर सकते हैं ना। अगर आपको अपने घर तक आना है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप 5-6 रास्ते सब में नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक ही रास्ते से आपने आना होता है। तो ये भी ऐसे ही है कि एक ही रास्ते से एंड तक जाना है। फंक्शन काल रेक्टेंगल सिंबल विद डबल लाइंस और लेफ़्ट और राइट साइड पे, ठीक है, रेक्टेंगल सिंबल ही है लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड पे लाइंस यूज़ हुई हैं। इज़ यूज टू कॉल अ फंक्शन, द नेम ऑफ फंक्शन विद पैरामीटर इज़ रिटन इनसाइड द सिंबल। सो जो भी आपने लिखना है इसके अंदर लिखना है। कोई भी फंक्शन कॉल करना है, लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं मॉड्यूल बना रही हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स बना के काम कर रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में ये एग्जांपल दी थी, ऐड का, जमा का मैंने फंक्शन बनाना है, एक पार्ट बनाना है, उसको मैं अलग लिखूँगी, दूसरा माइनस का अलग है। जैसे आप लोग अपने कॉपी पेंसिल पे काम करते हो ना, एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग दूसरे के साथ मर्ज नहीं करते हो, इसी तरह ही वो आपका एक लेक्चर का मॉड्यूल होता है, फिर दूसरे का मॉड्यूल होता है। तो इस तरह जो काम करना होता है ना, उसको हम कहते हैं फंक्शन। फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट वाला सिंबल जो कि है प्रेपरेशन। दिस सिंबल इज़ यूज्ड विद फॉर लूप्स। वो जो ऊपर डायमंड सिंबल था वो कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। इस तरह का जो सिंबल है वो आपका फॉर लूप्स के लिए यूज़ होता है, स्टार्ट और कंडीशन को स्टॉप करने के लिए। तो ये देखिए जी, गाइडलाइन दी गई है आपको, 1 डायरेक्शन ही मूव हो रही है ना, ये देखिए 1 डायरेक्शन मूव। अगर यहाँ पे आ रहा है तो इधर लेफ्ट साइड पे जाएगा या राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। ट्रू होगा तो ट्रू वाली साइड पे चला जाएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स वाली साइड पे चला जाएगा, दैट्स इट। तो ये वाला जो सिंबल हम यूज़ करते हैं ना, इस तरह का सिंबल हम कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा सिंबल कमेंट्स के लिए, कमेंट्स देने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं कि आपका फ़्लो चार्ट कैसे ड्रा होना है। और ये भी याद रखें कि बहुत बड़े लार्ज प्रॉब्लम के लिए, लार्ज प्रोग्राम के लिए आप फ़्लो चार्ट ना ही बनाए तो बेहतर है, क्योंकि उसको रीडिज़ाइन करना और चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जी जी, वही वाली एग्जांपल थी जिसमें आपका इनपुट लिए थे ए और बी, उसको सम करवाया था, उसकी हमने क्या करवानी थी, डिस्प्ले करवाना था और प्रोग्राम एंड
स्टार्ट के लिए भी और एंड के लिए भी हमने ओवल सिंबल यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद आपने पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ करना है। इनपुट ए और बी दोनों एक साथ ले लें, या फिर इनपुट ए पहले ले लें फिर इनपुट बी बाद में ले लें। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सम करना है। और डिस्प्ले के लिए भी, मतलब आउटपुट के लिए भी हमने पैरेललोग्राम ही लेना है। ठीक है, आपको पहले बता दिया, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए पैरेललोग्राम। प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। ओवल सिंबल हम स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्योंकि डायमंड की कोई मतलब कोई कंडीशन नहीं थी, बस प्लस ही तो करना था हमने। हाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे तो कनेक्टर भी है, यहाँ पे डायमंड सिंबल भी है। The following flow chart represent the step of an algorithm that input marks of student if marks are 40 or more। देखिए भाई, आप इसको समझे तो वो क्या कह, जैसे थ्योरम्स हम लिखते हैं ना, तो वो ये कह रहा है अगर मार्क्स आपके 40 हों और उससे ज़्यादा हों तो क्या डिस्प्ले करवा दे, ये पास है, अदरवाइज़ उसको फेल करवा दे। यहाँ पे कंडीशन आ गई ना, तो दिमाग लगाएं। अब हमने पहले बताया था आपको, जहाँ पे कंडीशन होगी हमने वहाँ पे डायमंड सिंबल यूज़ करना है। स्टार्ट ओवल सिंबल से, इनपुट मार्क्स, हाँ जी पैरेललोग्राम। अब एरो डाउनवर्ड आ रहे हैं ना, मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हो तो यस क्या करवाना है, हमने डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट शो करवानी है, पास है, अदरवाइज डिस्प्ले करवा दे, फेल। और दोनों अब दोनों साइड से हैं, तो ये दोनों एरोज़ कैसे एक साथ काम कर सकते, तो इन दोनों एरो को दोनों साइड से कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर यूज़ करते हैं। कंडीशन तो एक ही चल रही है ना भाई, एक टाइम पे, ऐसा तो नहीं है दोनों चलेंगी। पास होगा अगर ग्रेटर देन और 40 मार्क्स होंगे तो वो पास शो करवा देगा, फेल होगा तो वो मतलब फेल शो करवा देगा। यहाँ पे एक लूप लगी है, लाइक मुझे लूप नहीं है, ये कह लें कि हम ना 50 नेचुरल नंबर शो करवाने हैं। स्टार्ट सम इज़ इक्वल टू 0, एन इज़ इक्वल टू 0, एन इज़ इक्वल टू n+1। मतलब देखिए हम किस चीज़ का सम करते हैं तो क्या करते हैं, 1 + 1 2, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, इसी तरह ऐड करते जाना है प्रीवियस के अंदर। ऐसे ही काउंटिंग आप सिखाते हैं ना बच्चों को। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एन, जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर वो इसके अंदर आके जमा होती जाएगी, और आप जब तक आपकी वैल्यू 50 तक नहीं पहुंच जाती, कंडीशन सिंबल लगेगा ना, हमने 50 तक शो करवाना है, तब तक वो नो करता जाएगा। जब उसको वैल्यू 50 तक मिल जाएगी, यस करेगा, प्रिंट करवा देगा, और आपकी स्टेटमेंट, आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। सो ये था भाई आप लोगों का तरीक़ाकार के एल्गोरिथम क्या होता है, फ़्लो चार्ट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स थी। तो दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए तो बड़ा आसान है। फ़्लो चार्ट क्या है, आपकी डिज़ाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और आपका ये राइट एल्गोरिथम है जिसमें हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। फ़्लो चार्ट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, यस, आपको कितनी डायग्राम्स ड्रा करनी पड़ रही हैं। सो एल्गोरिथम उसकी निस्बत लेस है ना, उसमें तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश ही लिखनी पड़ती है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। फ़्लो चार्ट डिफ़िकल्ट है और एल्गोरिथम ईजियर टू मॉडिफाई है, बिकॉज रेज़ करो, थोड़ा सा काम करो। अगर इसमें डायग्राम इतनी बड़ी बनाई हुई तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्यूशन। यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एल्गोरिथम में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जी, प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जो कंप्यूटर की स्टेजेस होती हैं, लाइक डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग का प्रॉब्लम, हमने एक प्रॉब्लम को समझना है, एनालाइज करना है, डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम, कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम, टेस्ट द प्रोग्राम, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। सो इसको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बच्चों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं, मैं फिर एक बार ओवरव्यू दूंगी जस्ट इसका। अ सेट ऑफ वर्ड सिंबल्स एंड कोड यूज टू राइट अ प्रोग्राम। हम प्रोग्राम जब लिखते हैं, आप मैथमेटिक्स में भी तो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं ना, वर्ड सिंबल्स कोड्स यूज़ करते हैं, तो इसी तरह उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो 2 टाइप्स की लैंग्वेजेस है, लो लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज में जो कि आपका कंप्यूटर उसको समझ सकता है बस, और फार फ्रॉम द ह्यूमन, मतलब दूर होती है, आपके ह्यूमन को वो कम ही समझ आ रही होती है। तो इसमें 2 टाइप्स की होती है, मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज तो आपका बाइनरी कोड होता है, 0 1 की फॉर्म समझ आती है बस उसको ना,
तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपकी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। इसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और मैंने आपको बताया था इसमें हम नेमोनिक्स होता है, ये देखिए जी नेमोनिक्स, ठीक है, नेमोनिक्स यूज़ करते हैं। बात वही है कि ये लो लेवल तो है, लेकिन आपके कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए असेंबली लैंग्वेज से भी मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस, जी हाँ, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज और फार फ्रॉम कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज। सो जैसे कि हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, इनपुट हो गया, प्रिंट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया। तो जो भी आपकी कैटेगरीज आती हैं इसमें डिवाइड होती हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, नॉन प्रोसीजरल है। सो जो इतनी सारी लैंग्वेजेस हमने देखी थी ना आप लोगों की इस वाली बुक के अंदर, ये वाली बुक के अंदर, तो उसकी बस डिवीजन की गई है। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। ये प्रोसीजर का क्या मतलब होता है, कॉमन सेंस यूज़ करें। प्रोसीजर मतलब पहले से सेट की होती है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज। स्टेप बाय स्टेप आते जाए ना। फॉरट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन कौन यूज़ करता है, इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं साइंटिफिक पर्पस के लिए। बेसिक, ये सारी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। बिगनर ऑल पर्पजेज, ठीक है, प्री एजुकेशन के लिए। कबोल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पास्कल फ्रेंच मैथमेटिशियन था पास्कल, जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए पास्कल लैंग्वेज भी यूज़ होती है, उसने अपने नाम से ही रख दिया था। सी लैंग्वेज डेनिस रिचियाई ने की थी 1972 में बेल लेबोरेटरीज़ के अंदर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहले काम होता था, ये सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद आती हैं आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ऊप जो होती है ना, ऊप बेस आपकी C++, उसकी बेस्ट एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स बताए थे आप लोगों को, क्लासेस बताई हैं हल्की, मतलब थोड़ा बहुत कंसेप्ट दिया है इसका। जब उसकी ज़्यादा डिटेल आएगी तो फिर हम उसको डेप्थ में देखेंगे। ये चीज़ें नहीं देखनी, क्लास ये वो पॉलीमॉर्फिज्म आप लोगों को ऑलरेडी वहाँ से बता दिया हुआ है मैंने। पॉलीमॉर्फिज्म का अगर कंसेप्ट आप लोगों के चैप्टर में आपके सिलेबस में हुआ तो वो ज़रूर बताया जाएगा। C++, हाँ जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यही तो आप लोगों की पावरफुल लैंग्वेजेस है जो कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम डेवलप करने के काम आती है। जावा के बारे में बताया। फिर उसके बाद आपकी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस आती हैं, ये आपकी फोर्थ जनरेशन है। तो इसमें ना बेटा ऐसे होता है कि इसमें पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता, जितनी ज़रूरत होती है ना ओनली यूज़र नीड के बेस पर डिपेंड करता है। टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। बस बताना है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, ये नहीं बताना कि कैसे करना है। इसमें आपकी SQL हो जाएगी, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, बस पॉइंट्स याद करो। RPG वैसे ये आप लोगों का पार्ट है कोर्स का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये आप लोगों के बेस पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को जहाँ से इजी लगे वहाँ से कर लें। जैसे आपका MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल है ना, इसी तरह एक होता है MS एक्सेस, तो वो आपका ना डेटाबेस होता है। तो SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ये आप डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉन प्रोसीजरल है, हम जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर हो गया, ये मिड रेंज कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है, लाइक बिजनेस रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए। ये इनमें डिफरेंस है। आप चाहें तो इन डिफरेंस को भी अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर लिखें, अंडरस्टैंड करें। ये वही कंसेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेजेस होती हैं, AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स वगैरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं। टाइप्स ऑफ कोड्स में 2 टाइप्स के कोड्स आते हैं, सोर्स कोड आता है, ऑब्जेक्ट कोड आता है। तो सोर्स कोड आपका किस में लिखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है जी। और आपका जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो आपका मशीन लैंग्वेज को होता है। सोर्स कोड को ही हम ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मतलब हाई लेवल को हम मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स बताए थे, क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होता है, भाई कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है।
तो इसीलिए ना हमें ज़रूरत पेश आई, हमें ज़रूरत पड़ी कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स की ज़रूरत है। हम तो हाई लेवल लैंग्वेज जानते हैं, हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, कंप्यूटर को नहीं पता ये इंग्लिश क्या है। वो हर एक वर्ड के पीछे 0 1 कन्वर्ट करता है, बाइनरी कन्वर्ट करता है। सो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, और ट्रांसलेटर ये एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इसमें सबसे पहले था कंपाइलर, इंटरप्रेटर और फिर असेंबलर आएगा। कंपाइलर ने कन्वर्ट करना है आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, उसको मशीन लेवल लैंग्वेजेस में एज अ होल। कंपाइलर मतलब कंप्लीट। मैंने इतने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है, तो ये सारा पैराग्राफ क्या होगा, एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। ये सोर्स कोड है, इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है, मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, लेकिन एज अ होल। मुझे बार बार एक एक लाइन को उठा के नहीं इसके अंदर कह रही हूँ कि मैं कंपाइल करो तुम। ये देखिए, सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है, लेकिन इट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट अ टाइम। एक लाइन एक वक्त में, एक लाइन एक वक्त में। इट्स टू टाइम टेकिंग प्रोसीजर। लेकिन इसमें ना एक फ़ायदा है, इसमें एरर्स बहुत कम आते हैं, बिकॉज कंपाइलर में सारे एरर्स एक साथ इकट्ठे होके आएंगे आपको। ओके जी, फिर असेंबलर होता है। आप लोगों को दो लैंग्वेजेस बताई थी, सॉरी फॉर दैट। असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। सो असेंबलर नेमोनिक्स कोड होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। आपके कंप्यूटर को ये भी समझ नहीं आ रही होती है, ये लो लेवल, ये तो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। एन असम्बलर इज़ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। इसमें असम्बलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को, द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। काम तीनों ने मशीन लैंग्वेज के अंदर ही कन्वर्ट करना, लेकिन असम्बलर जो है ना, वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये इन दोनों में डिफरेंस है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज अ होल, सारा, और ये 1 बाय 1 करता है। ये आपकी एक साथ फाइल ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है, ये क्रिएट नहीं करेगा, बस ये चेक कर रहा है। इंटरप्रेटर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट चेक कर रहा है, ठीक है। कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्राम डैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। और सो यहाँ पे मैनी टाइम्स एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें ईच टाइम उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ रहा है। प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड फास्ट, कंपाइलर एक साथ होता है, ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। कंपाइलर्स डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द प्रोग्राम। देखिए, हमें पूरा प्रोग्राम चलाना, पता नहीं कितना लंबा प्रोग्राम है, 10 मिनट लेता है, 20 मिनट लेता है, या फिर कितना भी है, लेकिन टाइम टेकिंग तो है ना। एक साथ इतने सारे एरर्स आ जाएंगे, खौफजदा हो जाते हैं हम। तो इंटरप्रेटर में हर स्टेटमेंट में एरर आता जाएगा और हम साथ साथ उसको सॉल्व आउट करते जाते हैं। यहाँ पे बेटा आगे ना प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आएंगी, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि जी ये भी बुक है वो भी बुक है। ये समझ लें कि ये बहुत इजी है कि आप लोग यहाँ से अपने नोट्स बना लो। ये जो स्टार्टिंग में आप लोगों को कंसेप्ट दूँगी ना, ये हमने यहीं से करने हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ मैं कि आप लोग नोट्स बनाओ इसके, और रट्टा नहीं मारना, डेफिनेशंस लिखो जस्ट इनकी, और बाकी जो डिफरेंस है ना वो भी लाजमी आपने करना है, क्योंकि आप लोगों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर्स, ये सारा पार्ट है आपका। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स देखी हमने, ओवरव्यू दिया मैंने सारी प्रोग्रामिंग आपकी लैंग्वेजेस का, ट्रांसलेटर्स का। ये जो है हम कल वाले लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। होप सो लेक्चर में कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स करें, मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आप लोगों को आंसर दूँगी। नहीं तो मैं किसी दिन आप लोगों को जूम पे ज्वाइन करवाऊँगी, जो भी
मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे। तो आप लोग अपनी क्यूरीज रखें, कोई भी क्वेश्चन है ना आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।